बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र महायुति में बढ़ते विवाद की, विवादों में फंसे ओडिशा के राज्यपाल की। देखेंगे प्रियंका गांधी के वायनाड के लोगों को लिखे पत्र को, झारखंड बीजेपी में तेज होती बगावत को, जानेंगे केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर आपके बीजेपी पर बड़े आरोपों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे अमेरिका ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बतौर पार्टी अध्यक्ष 2 साल किए पूरे, राहुल प्रियंका ने दी बधाई। खड़गे ने पार्टी नेताओं की मौजूदगी में काटा केक। राहुल गांधी ने पोस्ट किया वीडियो में रिटेल निवेशकों की जोखिम पर बात करते दिखे कांग्रेस सांसद। कैप्शन में लिखा समथिंग इज कमिंग, स्टे ट्यून्ड। तेजस्वी यादव ने उठाया बिहार के स्थानीय लोक कलाकारों का मुद्दा, एनडीए सरकार को लोक कला और लोक संस्कृति को जिंदा रखने की दी नसीहत। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव, सांसद संजय सिंह बोले केजरीवाल एमवीए के लिए करेंगे प्रचार। ये तो थे सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है, जो बेहद करीब आ गई है। लेकिन महायुति में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है, तो एमवीए के तीनों दलों ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है, जबकि एनसीपी अजीत गुट पर बड़ा आरोप भी जड़ दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों में रसाकशी देखने को मिल रही है। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। महायुति में अभी भी 12 सीटों पर चर्चा और उम्मीदवारों के नामों को तय किया जाना बाकी है। एनडीए में लगातार सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इस बीच कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने एनसीपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके 2 विधायकों को एनसीपी अजीत गुट में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। कांग्रेस नेता ने सीएम शिंदे को भी घेरा। उन्होंने इस मामले में सीएम शिंदे की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। ऐसे में सरकार सवालों के घेरे में आ गई है, जो चुनाव के बीच एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते। जबकि विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी सत्तारूढ़ महायुति की तुलना में मजबूत नजर आ रहा है। एमवीए में शामिल तीनों ही दलों की नई लिस्ट सामने आई है, जिसमें कांग्रेस ने 23 तो शिवसेना यूबीटी ने पहले 15 और उसके बाद 3 और उम्मीदवारों की घोषणा की। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट ने भी 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। दक्षिण नागपुर सीट से गिरीश कृष्ण राव पांडव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पार्टी ने पहली लिस्ट में 48 और दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के साथ कुल 71 नामों का ऐलान कर दिया है। शिवसेना की तरफ से शिवडी सीट से अजय चौधरी और भायखला से मनोज जामसुतकर को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी ने अब तक कुल 83 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए हैं। महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए आगे निकलता दिखाई दे रहा है, तो झारखंड में भी इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी बगावत के चलते पहले ही कमजोर स्थिति में दिख रही हैं। इस बीच बीजेपी पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि उसने राज्यपाल को भी प्रचार में उतार दिया है। कांग्रेस की तरफ से ओडिशा के राज्यपाल के खिलाफ एक्शन लेने की डिमांड भी कर दी गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। यह शिकायत जमशेदपुर ईस्ट से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय रॉय ने की है। दरअसल जमशेदपुर ईस्ट सीट से बीजेपी की पूर्णिमा दास चुनाव लड़ रही हैं। पूर्णिमा दास रघुवर दास की बहू हैं। राय का आरोप है कि रघुवर दास प्रदेश में पूर्णिमा दास के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी में अजय रॉय ने रघुवर दास के चुनावी गतिविधियों में शामिल होने को संविधान का उल्लंघन बताया है। रॉय ने अपने पत्र में आयोग से अपील की है कि वो इस मामले पर हस्तक्षेप करें। उनका आरोप है कि राज्यपाल रघुवर दास इस चुनाव में पैसे बांटने का काम कर रहे हैं और रघुवर दास जी जो है पैसे बांट रहे हैं अपने बहू के चुनाव के लिए। अगर कल एसपीडीसी पैसे बांटने लगेगा चुनाव में, अगर राष्ट्रपति पैसे बटाएगी तो आपको क्या लगेगा कि देश खत्म हो रहा है? तो ये रघुवर दास ने सब पूरे देश को बदनाम कर दिया है। हमारा इतना ही शिकायत है कि चुनाव लड़ो, अरे अपने दम पर लड़ो, और आपको लड़ना है तो आप इस्तीफा देके लड़ो। लेकिन आपने देश का साथ, झारखंड का साथ, संविधान का साथ को तार-तार कर दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की इस शिकायत पर चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा की 2 और विधानसभा की 48 सीटों पर उपचुनाव भी कराए जा रहे हैं, जिसमें वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है। वायनाड से कांग्रेस ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है और प्रियंका ने वायनाड के लोगों को एक पत्र लिखा है। तो क्या है इस पत्र में, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। हाल ही में प्रियंका ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया।
जिसके बाद उन्होंने वहां की जनता के नाम ये चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में प्रियंका ने सबसे पहले वायनाड त्रासदी को याद करते हुए वायनाड के लोगों की हिम्मत और धैर्य की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि कुछ महीने पहले मैं वायनाड आई थी। मैंने लैंडस्लाइड से हुए नुकसान को देखा। इस त्रासदी को आप सभी ने एकजुटता से झेला। आपकी असीम हिम्मत, धैर्य और बहादुरी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसके साथ ही प्रियंका ने खुद के वायनाड का प्रतिनिधि बनने की संभावना को लेकर भी बात कही। प्रियंका ने कहा कि जब मैं घर लौट रही थी तो मुझे लगा कि संसद में आपका प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। आपसे सीखना, आपके जीवन और आपके सामने आने वाली चुनौतियों को समझना और इस साहसी समुदाय का हिस्सा बनना जो एक दूसरे का सम्मान करना और सबसे कठिन समय में भी मजबूती से खड़ा होना जानता है, मेरे लिए सम्मान की बात होगी। आप लोगों ने मेरे भाई राहुल को बहुत प्यार और सम्मान दिया। राहुल ने मुझे आप लोगों के संघर्ष के बारे में विस्तार से बताया और मुझे वायनाड से उम्मीदवार बनने की सलाह दी। अगर आप मुझे चुनते हैं तो मेरे लिए संसद में आपका प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात होगी। इससे साफ है कि प्रियंका अभी से वायनाड के लोगों के साथ एक जुड़ाव महसूस कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने वायनाड के लोगों के लिए ये चिट्ठी लिखी है। बता दें कि वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को वायनाड की जनता क्या फैसला सुनाती है। प्रियंका ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने राहुल को समर्थन दिया वैसा ही उन्हें भी मिलेगा। वैसे प्रियंका की जीत पर किसी को कोई संदेह भी नहीं है। संदेह तो इस समय बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है। झारखंड में तो पार्टी के अंदर भगदड़ जैसे हालात हैं। नेताओं को रोकने के लिए अब बड़े पद दिए जा रहे हैं। एक नेता को तो कार्यकारी अध्यक्ष ही बना दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को झटके लग रहे हैं। पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी ने नेताओं को अपने पाले में रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष को लगा दिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता दिख रहा है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा दिग्गज बीजेपी छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं और अब खबर ये चल रही थी कि रविंद्र कुमार राय जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में नेताओं की बगावती सुर से डरी बीजेपी हाईकमान ने आनंद फानन में रविंद्र कुमार राय को झारखंड राज्य संगठन में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का लेटर जारी कर दिया, जिसमें लिखा कि डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चुनाव के बीच में जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति की गई है उससे बीजेपी का डर खुलकर सामने आ गया है। दरअसल बीजेपी के नेताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि पार्टी के लिए 5 साल जिन्होंने सड़क पर संघर्ष किया उन्हें भुला दिया गया। बदले में जो लोग कुछ समय पहले दूसरे दलों से बीजेपी में आए उन्हें टिकट दे दिया गया या फिर बड़े नेताओं के रिश्तेदारों में टिकट बंट गए हैं, जिस कारण से बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत बनी हुई है। बीजेपी बगावत से परेशान है तो वहीं उस पर बड़े आरोप भी लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बीजेपी नेता विरोधियों की जान लेने को भी तैयार हैं। आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम पर हमले की साजिश हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि बीजेपी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। बीजेपी के गुंडे माला पहनाने के बहाने अरविंद केजरीवाल के पास तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं रोका। आप सांसद संजय सिंह ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा, इस भारतीय जनता पार्टी की घृणित घिनौनी हिंसक राजनीति की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन अब ये घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। ये हमला चिंताजनक है। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसे झुंड बनाकर साजिश करके, पुलिस के साथ मिलीभगत करके, अमित शाह के साथ मिलीभगत करके अगर केजरीवाल जी के ऊपर हमला हो रहा है तो ये गंभीर चिंता का विषय है और उनके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है। उनको जान से मारने पर आमादा है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 3 बार चुनाव में हार चुकी है। इसलिए अब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है, सिर्फ एक रास्ता दिखता है, केजरीवाल को खत्म करो।
संजय सिंह ने इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित सहरावत की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि सहरावत ने ही केजरीवाल पर जानलेवा हमला किया है। वहीं इसे लेकर बीजेपी को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करने, उनके काम रोकने की बीजेपी की हर साजिश नाकाम हुई तो अब उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर केजरीवाल को कुछ भी हुआ तो दिल्ली के लोग बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये लड़ाई और तेज होती दिख रही है, तो वहीं पंजाब में दूसरी लड़ाई चल रही है। किसान लंबे वक्त से एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं और अब धान की खरीद को लेकर किसान सड़क पर आ गए, हाईवे जाम कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। पंजाब में एक बार फिर से किसानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ एक दिन का प्रदर्शन किया। उन्होंने समय पर धान की खरीद और अन्य मुद्दों को लेकर सड़कों को जाम किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने बड़ी संख्या में जमा होकर मंडियों के नजदीक प्रमुख रास्तों को जाम करके धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले भी प्रदेश भर में किसानों ने कई हाईवे जाम कर दिए थे। फगवाड़ा मुख्य चौक पर किसान सुबह से ही धरने पर बैठ गए। किसानों ने प्रदेश के नेशनल हाईवे जाम कर दिए। इनमें फगवाड़ा में अमृतसर दिल्ली हाईवे, गुरदासपुर टांडा हाईवे शामिल है। किसानों ने रेलवे स्टेशन के पास भी धरना दिया। इस वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों ने केंद्र सरकार पर हमला किया। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पंजाब के गोदामों व शैलरों में पड़े पुराने भंडारों की केंद्र ने समय पर लिफ्टिंग नहीं की, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर मसला हल न हुआ तो विधानसभा के उपचुनावों में बीजेपी का विरोध करने से भी किसान जत्थेबंदियां गुरेज नहीं करेंगी। पंजाब में किसानों का ये प्रदर्शन कई दिलचस्प बदलावों की उम्मीद के साथ हो रहा है, जो उनकी जरूरतों और समस्याओं को तत्काल समाधान देने का संकेत देता है। और बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका के हिंदुस्तानियों पर बड़े एक्शन की। अमेरिका की तरफ से अभी एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि एक साल में अवैध रूप से घुसपैठ करने की कोशिश करते 90,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी पकड़े गए हैं और अब अमेरिका ने हिंदुस्तानियों को विमान से वापस भेजना शुरू कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में अवैध तरह से घुसपैठ करने वाले भारतीयों के खिलाफ बाइडेन सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अमेरिका ने देश में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस इंडिया भेजने का फैसला लिया है और इसके लिए किराए पर चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम भी किया गया है। 22 अक्टूबर को एक चार्टर प्लेन भारत भेजा जा चुका है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसी कोई कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई हो। जून 2024 में सीमा पर सुरक्षा के लिए अंतरिम नियम लागू किए गए, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान 1,60,000 से ज्यादा लोगों को वापस उनके देश भेज दिया गया। इस बीच अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP डिपार्टमेंट ने भी अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक अवैध तरीके से देश में घुसने वाले लोगों का आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक एक साल में करीब 90,415 भारतीय निवासी अवैध रूप से घुसते पकड़े गए। इनमें से 43,764 को अमेरिका कनाडा बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अमेरिका की एजेंसियों के मुताबिक बॉर्डर पार करने वाले भारतीयों में 50% से ज्यादा गुजरात से थे। इस खबर के सामने आते ही मोदी सरकार सवालों से घिर गई है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को अवैध रूप से विदेश जाना पड़ रहा है। सरकार उन्हें देश में ही रोजगार उपलब्ध कराने में क्यों विफल है, जिसके बाद पीएम मोदी के सारे विकास के दावे फेल होते दिख रहे हैं। लेकिन विपक्ष के दावों को जरूर बल मिल गया है कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसका असर भारत के अमेरिका के साथ संबंधों पर भी पड़ सकता है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।